Hello, my dear friends. So, first, I welcome to all the subscriber and the viewers of this channel. We got a very good response in last video, which I have uploaded on YouTube, and there are two people who has given the right answer for this ISO 9001. So, one question which I asked in my previous video. So there are two people and their name is Mr. Amit Bhaumik and Mr. Harishankar Das. So he has given the right answer of my previous question. As you know, our channel will provide you some new innovative ideas about the existing tools and techniques which we are practicing in our manufacturing industries. So my topic is ISO 9001, which is really a very powerful tool for the organization. But if we don't understand why this ISO 9000 work, then it is impossible to take the benefits of this ISO 9001. So ISO 9001 को समझने से पहले दो शब्द जिनकी सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट वर्ड इज पर्पस एंड सेकंड वर्ड इज रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमें इन्हीं दो शब्दों को समझना जरूरी है। इन दो शब्दों को समझने से पहले या समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को आसानी से समझा जा सकता है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज पर्पस, सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिक्वायरमेंट। सो मोटर व्हीकल एक्ट की एक रिक्वायरमेंट है कि हर टू व्हीलर राइडर को एक हेलमेट पहनना है। सो अगर एक टू व्हीलर राइडर को एक हेलमेट पहनना है तो इसको हम लोग रिक्वायरमेंट कंसीडर करते हैं। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट ने इस रिक्वायरमेंट को मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर डाला क्यों है? सो डालने का जो पर्पस है वो पर्पस है राइडर सेफ्टी, कि हम चाहते हैं कि हमारा राइडर सेफ रहे। सो राइडर को सेफ रखने के लिए हमने एक रिक्वायरमेंट क्रिएट की कि एवरी टू व्हीलर राइडर विल वियर ए हेलमेट। So in this particular example, there are two words which we use. One is purpose, second word is requirement. So यहाँ पर safety is the purpose और उस purpose को meet करने के लिए जो requirement है वो requirement है टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का यूज करना। आज आप लोग जितने भी टू व्हीलर्स राइडर्स के जितने भी फेलियर्स देखते हैं उन सभी में जो प्रॉब्लम रहती है दैट इज रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट, क्योंकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग केवल रिक्वायरमेंट तक रहती है, पर्पस तक पहुंचती ही नहीं है। इस चीज को हम लोग कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर एक राइडर एक सस्ता हेलमेट परचेज करके अगर अपने सर पे रख के लगाकर अगर बाइक राइड करता है, बाइक चलाता है, और मान लीजिए कि रास्ते में एक कोई ट्रैफिक पुलिस पर्सन अगर आपको चेक करता है तो वो चेक करता है रिक्वायरमेंट के लिए कि मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है कि टू व्हीलर राइडर के पास एक वैलिड आरसी होनी चाहिए, वैलिड डीएल होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए, वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक हेलमेट होना चाहिए। तो क्योंकि आपने एक सस्ता हेलमेट ऑलरेडी पहना हुआ है तो ये रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस पूरी करता है। लेकिन इसी राइडर का 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में ये राइडर अपनी लाइफ लूज कर जाता है। यहां समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये राइडर फेल हुआ तो आखिर कहां फेल हुआ? सो आंसर विल बी राइडर हैज फेल्ड बिकॉज ही इज नॉट मीटिंग द पर्पस। क्योंकि हेलमेट का उद्देश्य राइडर की लाइफ को बचाना था, लेकिन इस एक्सीडेंट में क्या ये हेलमेट राइडर की लाइफ को बचा पाया? नहीं। इट मींस कि हम लोग जो फेल हुए वो पर्पस में फेल हुए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि पर्पस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिक्वायरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड दैट पर्पस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन
हमारे ISO 9001 के केस में लोगों का एफर्ट्स केवल और केवल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है। पर्पस के बारे में क्लैरिटीज नहीं है। लेकिन अगर पर्पस की क्लैरिटीज आ जाए और हर इंडिविजुअल बंदा पर्पस को मीट करने के लिए एफर्ट्स करे, तो ये गारंटी है कि रिक्वायरमेंट तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये गारंटी नहीं है कि पर्पस भी फुलफिल होगा। सो ISO 9001 के ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए हम लोग इधर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन, जहां आप लोग काम करते हैं। यहां इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कुछ ड्रीम्स होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये समझ पाएं कि व्हाट आर दोज ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। सो ऑब्जेक्टिव समझने के लिए देयर आर सम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जिनको हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। सो देयर आर सम बिजनेस ऑब्जेक्टिव लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, मार्केट लीडरशिप, ब्रांड इमेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस तरीके से कंपनी अपने कुछ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करती है और उन बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो दो लोग होते हैं उसमें पहली होती है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे लोग होते हैं कस्टमर। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो कुछ प्रोडक्ट बनाएगी और इस प्रोडक्ट को जब कस्टमर को देगी तो कस्टमर से जो भी मनी या जो भी चीजें, जो बिजनेस ऑर्डर्स हमें मिलते हैं, ये हमें इस बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने में हेल्प करते हैं। सो इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने के लिए दो लोगों की रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर। इन दोनों ही लोगों की रिलेशनशिप को समझने के लिए हमने एक बैलेंस क्रिएट किया है थ्रू दिस लाइन। अब अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इस कस्टमर को जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करे, बेनिफिट्स देने की कोशिश करे, नॉट प्रॉफिट, बेनिफिट्स देने की कोशिश करे, लाइक हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है कि गाड़ी दिन में एक बार जानी है, लेकिन अगर उतने ही पार्ट्स को लेके हमें 2 या 3 डिलीवरीज इंश्योर करनी पड़ रही हैं, सो कस्टमर विल बी हैप्पी इन दिस सिचुएशन। लेकिन अगर 2-3 गाड़ी के थ्रू सेम मटेरियल भेजना पड़ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सब चीज़ों के इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो हम इस बैलेंस की सिचुएशन को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन is giving more benefits to the customer, or if organization is providing more benefit to the customer, then definitely this side, this balance will go down, means organization will lose their profitability, because profitability is one of the major contributor for the business objectives. This is one situation, but this situation is good or bad. So decision is bad. This situation is harmful. But next question is for whom? So this situation is maybe harmful to the organization because organization will lose their profitabilities. So conclusion of this particular scenario will be the situation may be harmful to the organization. Now one more criteria, and that criteria is if this organization want to keep all the benefits at their end, then this side the balance will go down. So this situation will be harmful to the customer because most of the benefits goes to the organization. But if customer suffers, the impact will go to the organization. So ultimately organization के ऊपर ही उसका impact आने वाला है। So for this scenario, the conclusion could be that this situation may be harmful to the customer, but ultimate impact will be on the organization. कि कस्टमर को नुकसान होगा, लेकिन इस कस्टमर का नुकसान अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही फेस करना होगा। सो अभी हमने दो सिचुएशन को समझा और दोनों ही सिचुएशन इज हार्मफुल, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो अगर ये दोनों ही सिचुएशन हार्मफुल हैं तो होना क्या चाहिए? सो दिस इज थर्ड सिचुएशन where we need the balance situation, कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में ये बैलेंस क्रिएट होता है, so this situation will be the good situation for the business.
So for this, every organization require this balance situation. हर इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है कि इस बैलेंस सिचुएशन को क्रिएट किया जाए, और इस बैलेंस सिचुएशन को क्रिएट करने में मदद करता है ISO 9001। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो का कंक्लूजन, दिस सिचुएशन विल बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर। तो ISO 9000 का मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना। सो अगर ये दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट हो सकता है, देन ओनली वी कैन एंश्योर दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन कुड अचीव देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। So profitability is one of the main business objective of the organization, and there are some other objective also. So ISO 9001 helps to the organization to achieve their business objectives. तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक बैलेंस सिचुएशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर अगर हम ये लोग क्रिएट कर पाए तो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। लेकिन एक और क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट दिस बैलेंस। ये बैलेंस क्रिएट किया कैसे जाए? सो उसके लिए एक इफेक्टिव प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप कि आप सब लोग समझते होंगे कि प्लानिंग का क्या मीनिंग होता है, प्लान कैसे किया जाता है, प्लान करने के लिए किन चीजों का इंपॉर्टेंट रोल है, प्लानिंग के लिए क्या इनपुट्स आप लोगों के पास पहले होनी चाहिए। तो आज का क्वेश्चन ये है कि प्लानिंग के लिए मेन कंट्रीब्यूटर्स, मेन इनपुट्स क्या होनी चाहिए, हमें प्लानिंग करते समय किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो आई होप my question will be clear to all the viewers. Please drop your answers in my comment box. So that's all of this particular session, and at last once again I thanks to all the subscribers and the viewers of this channel, and the objective of this channel is to provide some innovative ideas about the tools and techniques. So thank you, and thank you very much.